आपकी तरह मैंने भी एक अपनी बेटी खोई और उसी चीज़ ने मुझे बाध्य किया, अपने को व्यस्त रखा। विद्यालय छोड़ करके मैंने कभी किसी चीज़ दूसरी तरफ नहीं देखा। लेकिन आज के पेरेंट्स अपने बच्चों पे काफ़ी विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास के साथ साथ एक अदर साइड और है, आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि क्या सही है क्या गलत है। हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप उनको पैसे ना दें, उनको चीज़ें खरीद के दें। बच्चों को बताते हैं कि अगर तुम्हें पसंद है तो हफ्ते में एक दिन कम से कम आप यूज़ करो। लंच भी उनके चेक किए जाते हैं। अप टू क्लास 5th हम लोगों ने एक शेड्यूल बना दिया है कि कब आपको क्या ले आना है, क्या नहीं ले आना है। बंद किया, हमने कहा एक प्लांट लगाओ और हर साल उस प्लांट को देखो कि वो कितना बड़ा होता है और याद करो कि मैंने किस ईयर में लगाया था और ये पानी देना भी तुम्हारा ही काम है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करा करके हम उनका ध्यान डाइवर्ट करते हैं। और मेरे दिमाग में था कि इन बच्चों को भी शहर की तरह की सारी व्यवस्थाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले। ध्येय हमारा यही था। जो लोग वंचित रह जाते हैं पैसे के अभाव में, उनके लिए मैंने इसकी शुरुआत की। जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग साउंड भी नहीं थे, हमारे पास बिल्डिंग्स भी नहीं थे। आज के डेट में जो भी विद्यालय खुलते हैं वो सारी सुविधाओं से लैस होकर के उसके बाद स्टार्ट होता है। बट उस टाइम हम लोगों ने खोला तो 2 कमरे हमारे पास थे और लगभग 1 बीघा करीब ज़मीन था। लेकिन एक जुनून था, मुझे नौकरी करना, काम करना और टीचिंग के क्षेत्र में काम करने का एक जुनून था। इसके पहले मैंने 1-2 विद्यालय में प्रिंसिपल का काम किया भी, बट मैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होती थी मैनेजमेंट के प्रेशर की वजह से। कुछ लोगों को छोड़ करके 2-4 लोग क्वेश्चन उठाते थे, जो कि वो क्वेश्चन हमारे लिए पॉजिटिव होता था कि ये सफल नहीं होगा, ये चले जाएंगे लोग। तो उनका यही कहना हमारे अंदर एक बहुत बड़ी दृढ़ता कायम की कि नहीं, मुझे जाना नहीं है, वापस नहीं होना है, बल्कि हमें उसको उस मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ के लिए मैं शुरू हुई थी। 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है। बच्चे जो निकले, उनके बच्चे आज हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे शहरों में नौकरियां उनको मिली। IAS PCS के रैंक पे भी हुए, इंजीनियर हुए, तमाम डॉक्टर्स हुए। कुछ को आवाज़ से पहचान लेती हूँ, कुछ को कहाँ के रहने वाले हो इस पे पहचान लेती हूँ, और कुछ तो नहीं पहचान पाती। बच्चे बताते हैं मैं यहीं का प्रोडक्ट हूँ। इस इलाके में सबसे अधिक फोकस जो मैं पेरेंट्स का कहूँ वो इंजीनियरिंग और मेडिकल पे है। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का एक माना जाला विद्यालय जिसे हम कहते हैं ज्ञान कुंज अकादमी बंसी बाजार। मैं इस वक्त प्रिंसिपल के चैम्बर में हूँ। सुधा पांडे जी हमारे साथ हैं। कुछ सवाल हैं, उसके जवाब भी आपके पास है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, बलिया का नाम रोशन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक शुरुआत हुई थी 30 साल पहले इस विद्यालय को लेकर। एक बड़ा चिंतन मंथन हुआ था कि क्षेत्र में इस विद्यालय को कैसे डेवलप किया जाए। आसपास के बच्चे दूर दराज जाते थे स्कूलों में। एक प्रयास हुआ इस गांव को एक ऐसा विद्यालय दिया जाए कि वो बलिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल को टच करे। आइए बात करते हैं मैम से कुछ सवाल के जवाब में। मैम, पहली बात तो आपको बताइए कि धीरे धीरे आप 30 साल की तरफ बढ़ रही हैं। जब आपने एक शुरुआत की तो उसके पीछे क्या सोच रही है आपकी? मेरी सोच थी कि शहर में जाकर के वही लोग शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसे हों। ये हमारा गांव रहा, क्षेत्र है, यहाँ जजौली एक गांव है, वहीं की मैं बेटी हूँ। और मेरे दिमाग में था कि इन बच्चों को भी शहर की तरह की सारी व्यवस्थाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले। ध्येय हमारा यही था। जो लोग वंचित रह जाते हैं पैसे के अभाव में, उनके लिए मैंने इसकी शुरुआत की। मैम, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जब आपने एक शुरुआत की तो उस वक्त आपको लगा होगा कि हम कहाँ आके फंस गए, या यहाँ पे होना चाहिए या नहीं, हम कहीं लखनऊ होते या दिल्ली होते या बड़े शहर में होते या बलिया में होते, हम यहाँ कैसे आए? उस समय बच्चे भी कम रहे होंगे, तो उसके पीछे उस समय क्या रहा? सर, जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग साउंड भी नहीं थे, हमारे पास बिल्डिंग्स भी नहीं थे। आज के डेट में जो भी विद्यालय खुलते हैं वो सारी सुविधाओं से लैस होकर के उसके बाद स्टार्ट होता है। बट उस टाइम हम लोगों ने खोला तो 2 कमरे हमारे पास थे और लगभग 1 बीघा करीब ज़मीन था। लेकिन एक जुनून था, मुझे नौकरी करना, काम करना और टीचिंग के क्षेत्र में काम करने का एक जुनून था। इसके पहले मैंने 1-2 विद्यालय में प्रिंसिपल का काम किया भी, बट मैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होती थी मैनेजमेंट के प्रेशर की वजह से। हम अपने हिसाब से नहीं कर पाते थे।
यहाँ मुझे वो स्वतंत्रता मिली और अनवरत हम लगे ही रह गए, कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और इस बात को सोचा ही नहीं कि मैं कभी असफल होऊंगी। हालांकि बहुत सारी बाधाएं आई, फाइनेंशियली बाधाएं आई, लोगों की सोच को पलटना था, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी बात थी उस समय पेरेंट्स जो थे वो विश्वास बहुत करते थे। कुछ लोगों को छोड़ करके 2-4 लोग क्वेश्चन उठाते थे, जो कि वो क्वेश्चन हमारे लिए पॉजिटिव होता था कि ये सफल नहीं होगा, ये चले जाएंगे लोग। तो उनका यही कहना हमारे अंदर एक बहुत बड़ी दृढ़ता कायम की कि नहीं, मुझे जाना नहीं है, वापस नहीं होना है, बल्कि हमें उसको उस मुकाम पे पहुंचाना है जहाँ के लिए मैं शुरू हुई थी। जी मैम, एक सवाल और है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, क्या इस विद्यालय के बच्चे जो यहाँ से निकले वो कहाँ तक पहुँचे, क्या कोई सेवाएं में हैं, कोई IAS या PCS इंजीनियर, इस सफलता की तरफ भी बच्चे बढ़े हैं, जिससे लोगों को जानकारी हो कि आपके इस विद्यालय से निकले छात्र देश विदेश में अपने जिले का, इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हों। 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है। बच्चे जो निकले उनके बच्चे आज हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे शहरों में नौकरियां उनको मिली, IAS PCS के रैंक पे भी हुए, इंजीनियर हुए, तमाम डॉक्टर्स हुए। अब ये आपके नेवी में, एयरफोर्स में हर साल 5-7 बच्चे आते हैं और होली के त्यौहार के समय ये मिलने भी आते हैं, तो पूछते हैं मैम आप हमको पहचान रही हैं। फिजिकल चेंजेज हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ को आवाज़ से पहचान लेती हूँ, कुछ को कहाँ के रहने वाले हो इस पे पहचान लेती हूँ, और कुछ तो नहीं पहचान पाती। बच्चे बताते हैं मैं यहीं का प्रोडक्ट हूँ, अब हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने एक पीढ़ी नहीं बल्कि अब मैं दूसरी पीढ़ी को भी कंटिन्यू करा रही हूँ आगे चीज़ें। ज़्यादातर बच्चों का किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस है आपके यहाँ? इस इलाके में सबसे अधिक फोकस जो मैं पेरेंट्स का कहूँ वो इंजीनियरिंग और मेडिकल पे है। 3 साल हो गए हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी भी स्टार्ट हुआ और ज़िले में अच्छी संख्या रखने वाला हमारा विद्यालय है। ह्यूमन टॉपर्स भी हैं, हर साल टॉप करते हैं। कॉमर्स भी हमारे यहाँ है, कॉमर्स के भी बच्चे, अभी इन्फॉर्मेशन मिला कि CS बच्चे हुए कुछ जो तैयारी कर रहे थे। तो हर फील्ड में इस साल हम लोग चाह रहे हैं कुछ स्किल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा है इंटरमीडिएट में, 11th में और 9th में, जिसकी सूचना बच्चों को भी दी जाएगी और प्रॉस्पेक्टस में भी है। और अगली बार जब हमारी आपकी मीटिंग होगी तो उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग फिर से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप बेलथरा और सिकंदरपुर के बीच में हैं, तो मैं समझ सकता हूँ या मैं जान सकता हूँ कि कहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं? अगर बेलथरा रोड साइड की बात करें तो ये बच्चे मर्यादपुर से आते हैं, उस साइड से नगरा, रसड़ा, बलिया, मनियर से आगे भी हमारी गाड़ियाँ जाती हैं और उधर सलेमपुर साइड से भी गाड़ियाँ हमारी आती हैं। चौतरफा गाड़ियाँ जाती हैं और बच्चे बड़े दूर दूर से हैं। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पेरेंट्स के साथ रूम लेकर के रहते हैं, बड़े क्लासेस के बच्चे, और पढ़ाई करते हैं। एक संस्थान को, सफल संस्थान को चलाने के लिए टीचर पे ज़्यादा फोकस होता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को आपके स्कूल में एडमिशन करने से पहले ज़रूर सोचता है कि मेरा बच्चा जिस क्लास में पढ़ेगा वो टीचर कैसे हैं, उसका शिष्टाचार क्या है, उनकी गंभीरता क्या है, वो कैसे हैं, उनका परिधान क्या है। ऐसे में ज़्यादा देखा जाता है अभिभावकों का ज़्यादा फोकस होता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो बहुत बड़ा एक पार्ट है टीचिंग। किसी भी संस्था के सफल होने का सबसे बड़ा राज है वहाँ के टीचरों का लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेशन होना वहाँ। तो हमारे यहाँ जो टीचर स्टार्टिंग में थे अभी भी यही हैं सीनियर क्लासेस में। जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स लग जाते हैं, वो जाते हैं, या लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं। अदरवाइज़ हम इस पे फोकस करते हैं कि टीचरों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उनका कल्चर अच्छा हो, क्योंकि पढ़ाई का जो मेन अचीवमेंट है वो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति को बरकरार रख करके अगर उनको शिक्षा दी जाए तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी एक मायने रखता है कि हम समाज में कैसे मजबूत हो सकते हैं, सामाजिक परिवेश में हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ किताबी अध्ययन के साथ साथ सामाजिक अध्ययन भी एक मायने रखता है, क्योंकि बच्चे जब सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो किताबी अध्ययन तो होता ही है, सामाजिक अध्ययन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट पे, ऐसे कम छात्रों को मिलता है जो समाज को फेस नहीं कर पाते। तो क्या समाज कुछ भी क्षेत्र में इस विद्यालय कुछ करता है क्या? जी, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों को उस परिस्थितियों में ढाला जाता है, उनको
दिखाया जाता है कि देखो इस तरह की भी परिस्थितियाँ आती हैं और कैसे आप उनको डील करोगे, क्या क्या इसमें चैलेंजेज आ सकते हैं। वो थ्रू एक्टिविटीज़, थ्रू एक्ट्स, ड्रामाज, थ्रू डिबेट्स, ये हम इन हाउस कराते हैं। लेकिन बाहर के लिए भी हम कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं एकेडमिक में, और अन एकेडमिक जो को स्कॉलिस्टिक चीज़ें होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन उनका होता है। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि शारीरिक बात करें, योगा, व्यायाम, शारीरिक खेलकूद, उसको लेकर ये विद्यालय किस तरह की फोकस करता है और क्या देता है बच्चों को? योगा के क्लासेस चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। साइंस के हमारे पास, मैं खुद अपने से तो नहीं कह सकती, बट बेस्ट लैब हमारे यहाँ है, मैथमेटिक्स लैब है। जो भी एक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे विद्यालय के लिए, हम कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में भी लैब्स इस्टेब्लिश किया हुआ है, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और मैथमेटिक्स लैब। इस साल हमने पूरे स्कूल को डिजिटल कर दिया है। सारे क्लासरूम्स में हमारे यहाँ डिजिटल फैसिलिटीज़, हाइब्रिड लर्निंग की कोशिश में हम लोग हैं। तो 2025-26 में हम हर क्लास में हाइब्रिड लर्निंग देने के पक्ष में हैं। जब सफलता की तरफ ये संस्थान बढ़ता है, शिक्षण संस्थान बढ़ता है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। चुनौतियों को कैसे देखते हैं आप? वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, चाहे संस्थान हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चुनौतियाँ आएंगी ही। और उसको फेस करने, किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं अब तो अनुभव हो गया है, उन हैं। ये हर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एक गुण होना चाहिए। लेकिन आज के पेरेंट्स अपने बच्चों पे काफ़ी विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन विश्वास के साथ साथ एक अदर साइड और है, आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि क्या सही है क्या गलत है। इसको जानने के लिए उनका होल्ड अपने बच्चों पे बहुत बढ़िया होना चाहिए। हम अपनी तरफ से उनकी काउंसलिंग करते हैं कि बेटा देखो, सब कुछ भूलो, कहीं भी जाओ, बट अपने धरातल को मत भूलो। धरातल को छोड़ करके अगर आप कहीं कुछ उड़ने की कोशिश करते हो तो आप कभी सफल नहीं होंगे। अच्छा, इस परिवार में संख्या कितनी होगी, चाहे वो शिक्षण हो या शिक्षेतर कर्मी हो, बच्चों की क्या संख्या होगी, संसाधनों की क्या व्यवस्था होगी? लगभग 4000 हमारे बच्चे हैं टोटल, नियर अबाउट। और अध्यापक हमारे यहाँ 146 हैं टीचर्स। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक अगर लेंगे तो गाड़ियाँ 60 के करीब हैं, तो ड्राइवर हुए, खलासी हुए, क्लर्क्स हैं, 12 क्लर्क हैं हमारे यहाँ। बहुत लंबा परिवार है। खुद को इससे अलग करके हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई एक और भी दुनिया है। बात ये करें कि जैसे विद्यालयों में हर अवसरों पे भी कुछ कार्यक्रम होते होंगे, तो उस अवसरों पे ज़्यादा फोकस, जैसे हमारी भारतीय परंपरा है, परिधान है बच्चों को, जैसे आपने कहा कि मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, देखना चाहिए, लेकिन अनुभव क्या लेना है, उससे क्या सीखना है, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मोबाइल आज के लिए बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है पेरेंट्स के लिए। हर पेरेंट आता है, कहता है बहुत मोबाइल देखता है। मैं हर अभिभावक से ये कहना चाहूँगी कि आप मोबाइल को देखने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं, ये डिसीज़न आपका होना चाहिए तब तक जब तक कि बच्चा 12th करके निकल ना जाए। 12th तक अगर ये आदत डेवलप हो गई तो 12th के बाद वो सेल्फ असेसमेंट करने लगेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हम मोबाइल की दुनिया से उनको दूर रखेंगे तो हम एक तरीके का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आज आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में मोबाइल का कॉपी पेस्ट, मोबाइल ने हमें सबसे बड़ा जो चीज़ सिखाया वो कॉपी पेस्ट सिखाया, लेकिन उसके अंदर की भावना को ये पेरेंट्स ही बता पाएंगे और टीचर बता पाएंगे। कट करिए और उसको पेस्ट करिए, लेकिन ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना नुकसानदेह है, ये चीज़ बताना हमारे पेरेंट्स का काम है और अध्यापकों का काम है। जी, तो हमारी बात हो रही थी ज्ञानकुंज एकेडमी के प्रिंसिपल सुधा पांडे जी से। आप देख सकते हैं मैं उनके चैम्बर में हूँ, ये उनका कार्यालय है जहाँ बैठी है। आज वैसे इस विद्यालय में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ हैं। क्या मैं जान सकता हूँ क्या टीचर आपके बलिया के लोकल हैं, बाहर से भी हैं? बाहर से भी हमारे यहाँ टीचर्स हैं, ऊपर फ्लैट्स बने हुए हैं जिसमें लोग रहते हैं, और बलिया से भी हैं, इधर आपका मनियर लगा है, बड़े दूर दूर से हैं लोग, और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। कोशिश मैंने किया है कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर जब तक उनको गवर्नमेंट जॉब कहीं नहीं मिल पाती है तब तक वो यहाँ बने रहें। अच्छी पैकेजेस भी उनके अच्छी हैं, सुविधाएं भी अच्छी हैं, हर चीज़ों की उनका ध्यान रखा जाता है
किस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है कैसे उनको डील किया जाए, एक फैमिली की तरह हम उनके सुख दुख को देखते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगला लक्ष्य क्या है विद्यालय का? अगला लक्ष्य है बेहतर रिजल्ट करना और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, स्किल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। इस साल हमारा मेन फोकस है, पूरे विद्यालय को हमने डिजिटल कर दिया है, उस पर काम करना। जो 2-3 महीने पीछे से ही काम चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं और बच्चों से भी हम लोगों ने रिपोर्ट लिया, बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और एक इंटरमीडिएट स्कूल का क्या लक्ष्य हो सकता है, इस क्षेत्र में अच्छा नागरिक बनाना। अगर हम डॉक्टर होते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर बने, अगर इंजीनियर होते हैं तो कुछ देश के लिए भी सोचें। ठीक है, पैसा कमाएं, बट दे शुड बी नॉट फॉरगेट देयर एम, because we are in the village rural area and what the rural area wants, that is the development of their family and look after of their family. सवाल कुछ सामने से भी आते हैं कि सवाल ये है कि डाइट पे ज़्यादा परिवार के लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारे बच्चे ठीक से खाते भी नहीं, उनको कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, डोसा, चाइनीज़ आइटम में ज़्यादा फोकस होता है। मम्मी पापा उनके बड़े परेशान होते हैं, उनको खिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं दूध पिए, वो चाहे हरी सब्जियाँ खाएँ, सेहत बनाए, तंदुरुस्त हों, विवेक का विकास हो। लेकिन उनके सामने की जो चीज़ें खाते हैं बच्चे, उसको लेकर परिवार के लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हम टीचर से शिकायत करेंगे, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, बच्चों में ये गंदी आदत कहाँ से बन गई, इसको सुधारेंगे। तो क्या ऐसे भी कंप्लेंट आते हैं क्या आपके यहाँ? जी, ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं। हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप उनको पैसे ना दें, उनको चीज़ें खरीद के दें। बच्चों को बताते हैं कि अगर तुम्हें पसंद है तो हफ्ते में 1 दिन कम से कम आप यूज़ करो। लंच भी उनके चेक किए जाते हैं। अप टू क्लास 5th हम लोगों ने एक शेड्यूल बना दिया है कि कब आपको क्या ले आना है, क्या नहीं ले आना है। और बच्चों में हम लेक्चर के थ्रू, डिबेट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू ये चीज़ें डालते हैं कि क्या बेनिफिशियल है और क्या आपके लिए हानिकारक है। तो धीरे धीरे बच्चे उसको समझ जाते हैं कि कौन सा फास्ट फूड है, नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बर्थडे में बच्चे टॉफ़ी वगैरह लाते थे, धीरे धीरे मैंने बंद किया। हमने कहा एक प्लांट लगाओ और हर साल उस प्लांट को देखो कि वो कितना बड़ा होता है और याद करो कि मैंने किस ईयर में लगाया था और ये पानी देना भी तुम्हारा ही काम है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करा करके हम उनका ध्यान डाइवर्ट करते हैं। पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को रोटी, पराठा, यही सारी चीज़ें भेजिए जो शुद्ध हों, ताकि क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा ग्रहण करेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बड़ी लंबी बात हुई हमारी इस विद्यालय संस्थान के बारे में, लेकिन अब एक सवाल और है कि इस सफलता के पीछे, बढ़ते कदम के पीछे अगर श्रेय दिया जाए तो किसको आप देना चाहेंगे? शुरू में तो एक जुनून था, बट 2000 में हमारे साथ एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई जिसने मुझे इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया। आपकी तरह मैंने भी एक अपनी बेटी खोई और उसी चीज़ ने मुझे बाध्य किया, अपने को व्यस्त रखा। विद्यालय छोड़ करके मैंने कभी किसी चीज़ दूसरी तरफ नहीं देखा, वही मेरी दुनिया बन गई। मुझे लगता है कि वही हमारे पीछे आशीर्वाद के रूप में इसका आगे बढ़ा। जी। तो दोस्तों, बात हो रही थी सुधा पांडे जी से। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहे हमसे। बलियाजकर से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।